मेरे जीवन के आदर्श हैं कर्पूरी ठाकुर, मेरे राजनीतिक आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी है, और मेरे आध्यात्मिक आदर्श मेरे स्वर्गीय पितामह जो जयपुर महाराजे के राजगुरु हुआ करते थे, जो 14 साल की अवस्था तक, मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, तो जो मेरे दादा जो थे वो 14 साल तक भैंस चराते थे, और अयोध्या मेरे जयनगर जनकपुर के पास मेरा घर है, इंडिया के बॉर्डर पर ही है। तो अयोध्या से संत आ रहे थे, तो हम लोगों को खेत था, तो वो लोग कहते थे कि मेरे दादाजी को देखा, उन्होंने तो कहा कि आप पढ़ते नहीं हैं, तो वो रोने लगे कि मेरे पिताजी नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ने की इच्छा है। और उन्होंने कहा कि आप किनके पुत्र हैं, तो मेरे प्रपितामह का नाम उन्होंने कहा, तो कहा कि आज रात तो मैं वहीं टिकूंगा। तो उन दिनों संत महात्मा जब विवाह पंचमी का था, तो अयोध्या से लोग आते थे जनकपुर, और मधुबनी तक ही ट्रेन था, तो पैदल या जिस किसी भी सहारे, बस जो भी हुआ करता था, हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था, वो आते थे, लेकिन मेरे ही दरवाजे पर टिका करते थे, क्योंकि कुछ जमीन अगर थी तो मेरे परिवार को उस वक्त में थी। तो वो जो थे अयोध्या के, जो कोई भी संत रहे हो, उन्होंने कहा कि मेरे परदादा जी को कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को जमीन जायदाद है, एक ठो लड़का है, भाग जाएगा, बाहर चला जाएगा, पढ़ाएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ भोजन अब नहीं करूँगा। और उन दिनों ऐसी परंपरा थी कि अगर अतिथि नहीं खाएंगे तो घर के स्वामी तब नहीं खाते थे। तो उनके हट पर मेरे प्रपितामह को कहना पड़ा कि ठीक है, इनको मैं पढ़ाऊंगा कल से। तो 14 वर्ष की अवस्था में तक वो आई नहीं जानते थे, भैंस चराते थे। और देखिए उस संत को क्या हुआ कि 14 साल की अवस्था में वो भट्ठा धरे होंगे, और 21 या 22 साल की उम्र में BHU से 7 विषय में गोल्ड मेडल हुए। वो एकाएक मैट्रिक में उनको दिया गया, और इसके बाद महाराजा कॉलेज जयपुर के वो प्रिंसिपल हुए, और जयपुर महाराजा के राजगुरु हुए। और आज भी आप जयपुर जाइए तो मेरा 2/3 फैमिली राजस्थान में ही रहता है। तो हवा महल के ठीक सामने लिखा हुआ है बड़े ओझा जी की हवेली, जो मेरे पितामह को राजगुरु होने के चलते जयपुर महाराजा ने दिया। आज उसका कब्जा कर लिया है, एक फ्लैट बचा है, दुकानदारों जो लोग थे वो लोग दिया गया, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ऐसे विरासत से आता हूं, तो आज आप भी देख रहे होइएगा, जब मैं मैट्रिक पास करके गया तो हम लोग के समय में मुझे चप्पल नहीं था, और पिताजी का पैंट अगर फट जाता था फुल पैंट, तो उसको काट करके हम लोगों का हाफ पैंट बनता था, और खुला पांव मैं स्कूल जाता था। तो जब मैं मैट्रिक पास करके आया और तो ट्रेन में चढ़ा, तो उन दिनों 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास ट्रेन में होता था। 3rd क्लास में काठ का लकड़ी होता था, 2nd क्लास में क्या होता था मुझे नहीं मालूम है, तो मैं 3rd क्लास में बैठा हुआ था, और 5 आदमी एकाएक वहां चढ़े फुलपरास से, कोई कार्यक्रम करके, मैं पहचानता नहीं था, चढ़े उसी डिब्बा में। और उन दिनों 2 ही अखबार बिहार में हुआ करता था, आर्यावर्त और इंडियन नेशनल। तो उस व्यक्ति के हाथ में आर्यावर्त था। कुछ बातें हुई, तब मुझे पता चला कि ये कर्पूरी ठाकुर है, और ये कौन धनिकलाल मंडल है, और ऐसे ही कुछ पता चला। और सब कोई 3rd क्लास में बैठे हुए हैं, और मैं अपने गांव से क्या लेके जा रहा था, तो एक झोला में चूड़ा गुड़ जो दादी देती थी छात्र को हॉस्टल में रहने के लिए, तो वही लेके जा रहा था। वहां बैठे हुए थे, इन लोगों को मैं सुन रहा था। कुछ बातें जब हुई उन लोगों के बीच में, आपसी राजनीतिक बात हो रही थी, तो मुझे नहीं रहा गया, और सहसा मैं कुछ बोल दिया जो नहीं मुझे बोलना चाहिए था। तो कर्पूरी जी को वो बात टच कर गया, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ से हैं, सब बात हुई। तो उनको अच्छा लगा, और मैंने जो उनको देखा कि एक मैला सा धोती और एक मोटा सा खादी का कुर्ता पहने हुए थे। एक सकरी स्टेशन जब आया तो वो निकाले अपने जेबी से एक नीम का दतमन, तब तक वो भूखे थे, और दातुन करके वहीं स्टेशन पर कुल्ला किए। तो उनको लोगों ने कहा, और बड़ा बढ़िया से कहे भूख लग गई,
तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि चूड़ा गुड़ और लाई छे हमरा लग खैब, सहजता से उनके मुंह में निकला कि मुरही कचरी खा चाहे। तो स्टेशन पर देखिए कितने सही सहज आदमी थे। स्टेशन पर जो मुरही और कचरी छानता रहता है, तो थोड़ा सा मुरही और 2 कचरी उनको दिया गया, वही वो खाए। उस दिन से थोड़ा सा मैं उनसे जुड़ गया, फिर बातें होती थी। वो भी सीएम कॉलेज के विद्यार्थी थे, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो कैसे व्यक्तित्व थे। पढ़ाई के अवस्था में भी 5-7 दाढ़ियां बना लेते थे लोगों का। क्यों? कि इतने निर्धन परिवार से थे कि कुछ उनको आजीविका के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कुछ आमदनी हो जाए। कोई कॉम्प्लेक्स उस व्यक्ति में नहीं था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो मैं उनको बहुत करीब से था, इसके बाद बहुत जुड़े उनसे। जब भी वो आते थे, उनका जन्म हुआ था तत्कालीन आज ही के दिन 1924 ईस्वी में। उस समय तत्कालीन दरभंगा जिला के पितौजिया गांव में, जिसका नामकरण आजकल बदल दिया गया है। उनके नाम का गांव, जैसे बलुआ बाजार का ललित ग्राम हो गया है, वैसे ही अब उनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है, जो लेकिन ओरिजिनली उनका गांव था पितौजिया। तो उससे वो निकले। और आप यह देखिए, ये बात ये ठीक है, जो भी उनको मिला वो उनके कृतित्व के लिए मिला। भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, सिविल सम्मान, ये भारत रत्न। भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर नहीं सम्मानित हुए हैं, भारत वर्ष सम्मानित हो गया उनको भारत रत्न करने। और इसे अगर किसी ने महसूस किया, कोइंसिडेंस ही हो, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार है, अटल जी का जो दिखाया हुआ आदर्श, अटल जी बहुत चीज से ऊपर थे। अटल जी राजनीतिक नहीं थे, स्टेट्समैन थे। आप देखिए कि भारत में इसकी बुनियाद, प्रजातंत्र की बुनियाद कितनी मजबूत कैसे हुई। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब, तो नेहरू जी के सामने में किसी भी कांग्रेसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, सारे लोग सर झुकाए रहते थे। और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था फूलपुर, इलाहाबाद के नजदीक एक फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते थे। और स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया हर बार उनके खिलाफ लड़ते थे। बहुत उन समय का राजनीतिज्ञ जो होते थे, उनमें विरोधियों के प्रति भी आत्मसम्मान रहता था। तो बड़ा ही सारगर्भित शब्दों में, आज के पॉलिटिशियन की तरह गाली गलौज न करके, लोहिया जी उनके क्रिटिक हुआ करते थे। और लोहिया जी हार जाते थे, नेहरू जी से हारते थे, और वेरी नेक्स्ट डे लोहिया जी को राज्यसभा में नॉमिनेट कर लेते थे। तो एक दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी, तो सारे कांग्रेसी सोच के आए थे कि जो आदमी नेहरू जी का को इतना क्रिटिसाइज करता है, आज वो उसको क्यों राज्यसभा में बार बार ले आते हैं। तो सब कोई बोल नहीं रहा था कुछ। तो नेहरू ने कहा, क्या बात है, आज वर्किंग कमेटी में कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर अगर परमिशन हो तो कुछ कहें। कहा बोलो। तो कहा कि भाई आइए, लोहिया जी जो है सो आपके बारे में क्या सब उलूल जुलूल बोलते हैं और आपके खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, आप जीतते हैं और उनको आप ले आते हैं राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में नोक-झोंक होगा। क्यों उनको लाते हैं? नेहरू जी ने कहा कि किसी कांग्रेसियों को मुझसे प्रश्न करने का हिम्मत है, मैं तो तानाशाह हो जाऊंगा ये लोहिया नहीं रहेंगे। तो अपोजिशन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नेहरू को बतावे कि आप ये गलत कर रहे हैं, तभी भारत का प्रजातंत्र मजबूत होगा, नहीं तो मैं तो तानाशाह हो जाऊंगा। और वह नेहरू जी की वह सोच थी। और जब यूएनओ में पूछा गया, राम मनोहर लोहिया को यूएन सेशन चल रहा था, तो आपको अभी भी देखते होइएगा कि जब यूनाइटेड नेशंस का अधिवेशन चलता है, तो हर एक पार्टी के लोगों का जो भारत सरकार होती है, वो एक प्रतिनिधिमंडल बनाती है और हर एक कंट्री से अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के सेशन में सभी वर्गों के लोग, राजनेता से लेकर के शिक्षाविद, कुछ लोग जाते हैं। तो एक राम मनोहर लोहिया को हर बार यूएन में भेज देते थे।
नेहरू जी। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अमेरिकी लोग सोच के आए थे कि आज नेहरू बड़ा अपने को कहता है कि भारत का ये है, तो आज एक लीडर आया है जो कुछ इसके अगेंस्ट में बोलेगा। तो उन्होंने लोहिया जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया अमेरिकन लोगों ने। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। तो लोहिया जी को पूछा गया कि इंडिया का सबसे बड़ा लीडर कौन है, तो वो लोग अपेक्षा कर रहे थे कि नेहरू का नाम नहीं लेगा, किसी दूसरे व्यक्तित्व का नाम लेंगे ये। लोहिया जी ने कहा कि पूछा गया कि हु इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा कि द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ये देखिए कि उन समय के अपोजिशन वालों को भी अपने देश के प्रति क्या सम्मान था कि लोग जाकर के बाहर में अपने देश के हम लोग एक हैं यह सोचते थे। यह सोच था उन दिनों। और इस तरह से अगर अपोजिशन में आज लोहिया जी नहीं होते हुए समाजवादी नेता, तो भारत की चीन भी तो हमसे पहले न हो गया स्वतंत्र। क्यों चीन में आज ये हालत है? तो हमारी जो प्रजातंत्र की नींव मजबूत हुई है उसमें लोहिया जी का सबसे बड़ा हाथ है, और नेहरू जी का भी उस महीने में माना जाना चाहिए। और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर को आप अगर सुनिएगा, अभी कैलाश बाबू के बात को मैं उनसे जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा उसे मॉडिफिकेशन लाऊंगा। कर्पूरी जी 2 बार, एक आपको 17 जून ना शायद, ठीक है, एक आपको 70 ईस्वी में जून से दिसंबर से लेकर के जून तक वो एक बार चीफ मिनिस्टर हुए, और दूसरी बार हुए 77 में, जबकि लगभग 2 साल रहे या उससे कम। तो उन दिनों उन्होंने कोई नहीं किया। उन दिनों उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किया, वंचितों को जमीन दिलवाया, पढ़ाई के मामला में नहीं किया उन्होंने। उन दिनों जब शिक्षा मंत्री वो हुए पहली बार, जो वो क्या कौन क्रांति दल बनाए थे, उसके पहले कांग्रेस में थे कर्पूरी जी, कांग्रेस से निकल के क्रांति दल उन्होंने बनाया। तो जब उनको लगा क्या कि ये शोषित और वंचित लोग जो हैं ये क्यों नहीं मैट्रिक पास कर रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि ये लोग अंग्रेजी में ज्यादा लोग फेल कर जा रहा है। तो उन्होंने पास विदाउट इंग्लिश PWE एक लगाया कि हर एक विषय में पास हो, अंग्रेजी में अगर फेल हो तो उसको उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाए। बाद में लोगों ने उसको कर्पूरी डिवीजन भी कहना शुरू कर दिया कि ये कर्पूरी डिवीजन से पास है, इसका मतलब कि अंग्रेजी में फेल था, पास किया। लेकिन आप देखिए वही व्यक्ति उसको कंपल्सरी भी फिर किया। जब उन्हें महसूस हुआ कि अरे वाह, हम जिस शोषितों को, वंचितों को अंग्रेजी के लिए वो फेल कर जाता है, आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है, तो वो तो कॉलेज में उसको ले आए। लेकिन उनको लगा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज केवल अंग्रेजी ही है। तो जब तक, और इंडिया में जॉब मार्केट कम है, तो इसको जब तक अंग्रेजी में पास ये नहीं करेगा तो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। तब फिर उन्होंने ही उसको हटाया, लेकिन अदर रिफॉर्म्स किया कि अंग्रेजी के लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उसको अलग से कोचिंग, फ्री कोचिंग। वो एक तरह से गरीबों के तो मसीहा थे ही। और आपको मैं बताता हूं कि उनका आदर्श क्या था। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका एक कार्यक्रम होना था समस्तीपुर में, और उन दिनों होम सेक्रेटरी थे यशवंत सिन्हा, जो बाद में भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी अटल जी के प्रधानमंत्री तो काल में हुए। तो वो होम सेक्रेटरी थे, और चीफ सेक्रेटरी बिहार, होम सेक्रेटरी बिहार उस समय में DGP नहीं होता था, IG। तो IG बिहार जो पुलिस सेवा के शीर्षस्थ पदाधिकारी होते थे, वो 1 दिन 2 दिन पहले जब कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो स्थल निरीक्षण सबका जायजा लेने आते हैं, वो जा रहे थे। एकाएक ये जो समस्तीपुर के दरभंगा के तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी को जो रोक दिया तो होम सेक्रेटरी और ये क्या कहते हैं जो भी थे पदाधिकारी पटना से आ रहे थे, उन लोगों को लगा कि शायद DM को कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला है, क्या कुछ गड़बड़ी होने वाली है मीटिंग में क्या। तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि व्हाट हैपेंड। तो DM कहा कि नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। तो गाड़ी को रोके। तो कहा कि सर एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्या? तो देखिए वो महिला को आप देखिए सर, बकरी चला रही थी एक महिला। देखिए सारा चीज किताब में है।
तो कहा कि क्या क्या दिखा रहे हो? तो सर ये महिला जो बकरी चरा रही है देख रहे हैं, क्या है? तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी है। होम सेक्रेटरी को विश्वास नहीं हुआ, क्या बकते हो? तो उन्होंने कहा कि जी यही सच्चाई है, और ये सच्चाई थी। मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन मुख्यमंत्री के निवास में कभी भी अपने उसका एहसास नहीं होने दिए अपने परिवार के लोगों को। और जब समाजवादी दल, एक राम सेवक यादव थे उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता, आपको याद होगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या कुछ बनी थी, तो विधानसभा का चुनाव होना था। तो कर्पूरी जी तो खैर थे ही, मुख्यमंत्री थे जो भी थे, या अपोजिशन लीडर रहे हो उतना याद नहीं है। तो उन्हें कहा गया कि टिकट वितरण का लिस्ट उनके पास ले जाया गया। तो रामनाथ ठाकुर जी का नाम आया, उनका सुपुत्र, कि रामनाथ जी को टिकट दिया गया है पार्टी से, तो आपकी सहमति चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी सहमति है, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। तो सारे लोग चौंक गए कि आप नहीं लड़िएगा तो एक सीट अपोजिशन लूज कर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवारवाद का तो मैं विरोधी हूं। परिवारवाद से आज आप देखिए कि एक ही परिवार के जो होते हैं उनके सारी सभी सगा संबंधी ही राजनीति में वो लाने का कोशिश करते हैं, बढ़ावा देने का। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि ये नहीं होगा, या तो रामनाथ लड़ेंगे या मैं लड़ूंगा। एक परिवार से दो आदमी नहीं लड़ सकता है। और रामनाथ जी का टिकट कटा, नहीं दिया गया, और उनके पिता के द्वारा ही नहीं दिया गया। तब कर्पूरी ठाकुर मैदान में आए, चुनाव में। ऐसा उनका आदर्श था। तो मैं उनके साथ, वो घटना एक ऐसी है कि ट्रेन में चल रहा था, तो बराबर वो ऐसा नहीं था, 74 के आंदोलन में भी हम लोग उनके चलते ही थे। तो उनकी आप पढ़िए, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी है। कौन सी किताब है उनकी, हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक है रूल्ड और मिसरूल्ड, द डेस्टिनी ऑफ बिहार, एक किताब उनकी है। एक है राज तक काज तक, और काज तक, ये 2 किताबें उनके द्वारा जो लिखी गई है, आप उसको पढ़िए, तब लगेगा कि कर्पूरी ठाकुर क्या थे। कर्पूरी ठाकुर किसी दल विशेष के आदमी नहीं थे, वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे। वो जो देखते थे, महसूस करते थे, वही वह करते थे। और जीवन का ऐसा आदर्श वो लगे, कोई मुख्यमंत्री बिहार का 2 बार रहा हो, और उनका दूसरा बेटा जो डॉक्टर हुआ, पैसे तो डॉक्टर हुआ, किसी कारण बस वो उतना मार्क्स नहीं आ पाया, तो उन दिनों कुछ डोनेशन पर कुछ मेडिकल में होता था, तो उनको पैसा नहीं था। जिसके पिता 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री हो, उसको 30,000 रुपये नहीं थे कि अपने बेटा को डोनेशन देकर के मेडिकल पढ़ावे। और मैं आपको यह कहता हूं कि उनके बेटा जो डॉक्टर है, आप उनसे बात कीजिए, मैं उन फैमिली से बहुत जुड़ा हुआ। तो उनका बेटा सीधे चला गया ललित बाबू के यहाँ, कर्पूरी जी को बिना बताए हुए कहा कि किधर आए हो, जो भी होता है। नाश्ता वास्ता करवाए तो उन्होंने लगा कि हम डॉक्टर नहीं बन गए। तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है? तो नहीं भेले हमरा, कने नंबर से छूट गई। तो वो कहे कि ठीक है, बाप को नहीं कहना, नहीं तो तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और उन्होंने बेटा को दाखिला कहीं करवा दिया, उनके बेटा को मेडिकल में। कुछ दिन के बाद उनका बेटा जब कर्पूरी ठाकुर यहाँ गया, तो कहा कि ऐसे ऐसे हम मेडिकल में एडमिशन हो गया। तो उन्होंने कहा कैसे हो गया तुम्हारा? तुमको तो पैसा नहीं था और नंबर नहीं था। तो कहा कि ललित बाबू के प्रयास से हो गया। तो वो पहुंच गए ललित बाबू के यहाँ, कह के आपने क्या किया? ठीक है, आपको हम बहुत आदर करते हैं, हम लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये तो मेरे उसूल के खिलाफ है। और ललित बाबू ने जब उनको विश्वास दिलाया कि मैं अपने पैसा से नहीं करवाया हूं, फ्री उसको एडमिशन करवा दिया हूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तुम्हारे आदर्श को हम जानते हैं। तो ऐसे लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी होते थे, एक दूसरे का सम्मान बहुत ज्यादा होता था।